हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 7 मार्च और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 मार्च 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत अपने वन लाइनर से। वन लाइनर कल हम लोगों ने पढ़ा था, क्या जो डिटेल में पढ़ा था उसे आज वन लाइनर में रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद आज वाला जो डिटेल पढ़ेंगे कल रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। तो विश्व श्रवण दिवस कल हम लोगों ने पढ़ा था 3 मार्च को, शुरुआत 2015 से हुई। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने वनतारा का उद्घाटन किया गुजरात में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन ये जम्मू कश्मीर में हो रहा है। और फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड का आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता जय शाह ने। इसके अलावा आनंदा डेयरी विश्व का सबसे बड़ा पनीर स्लैब बनाई है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। उत्तर प्रदेश में ये बना हुआ है, ठीक है। 205.4 किलोग्राम का ये पनीर स्लैब है। और यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वंडर लेयन ये भारत की यात्रा पर आई हुई थी। पीएम मोदी से इन्होंने बात की, फ्री ट्रेड डील को लेकर के बातचीत हुई है। हालांकि ये डील इस साल के अंत तक साइन होगी, लेकिन काफी हद तक पॉजिटिव बात हुई है। ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बन गए हैं क्रिश्चियन स्टॉकर। इसके अलावा मनन कुमार मिश्रा ये 7वीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हुए हैं। भारत ने जल स्वच्छता और आरोग्य के लिए वास में सहयोग बढ़ावा देने के लिए नेपाल के साथ समझौता किया है। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत शुरू किया गया 5 मार्च 2025 को। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने रिवीजन किया है। अब हम लोग आज की करंट अफेयर तरफ बढ़ेंगे। रिवीजन आपका पीडीएफ से भी हो जाता है, क्विज से भी हो जाता है। तो आप लोग पीडीएफ और क्विज प्राप्त कर सकते हो एमजेटी ऐप से। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? जन औषधि दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है, क्लियर दिख रहा है ना। ये 7 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि आज, ठीक है ना। जन औषधि यानी जेनरिक मेडिसिन। जो जेनरिक मेडिसिन होती है उसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार इसको प्रमोट भी कर रही है। जेनरिक मेडिसिन है क्या, इसको समझिए। देखिए, हर चीज कोई भी मेडिसिन बनती है उसका एक फॉर्मूला होता है। वो फार्मूले की वो दवा होती है, मतलब उस इस फार्मूले के थ्रू ये दवा होगी, ये रोग का ये इलाज होगा, ठीक है। वो केमिकल फार्मूला होगा। अब उस केमिकल फार्मूला को क्या करता है, कंपनियां क्या करती हैं कि अपना अपना टैग लगाकर, अपना अपना ब्रांडिंग लगा करके पेटेंट करा ली, और फिर उसके अपने ब्रांडिंग के नाम से उसको बेचती हैं। तो जब अपनी ब्रांडिंग कर ली तो अपने हिसाब से रेट सेट करती हैं। तो अपने हिसाब से रेट सेट करी, सब कुछ सेट करी, तो फिर वो दाम पहुंच गया जो यहाँ पर, जो समझ लो 1 रुपए या पैसों में जो दाम था दवाइयों की, वो पहुंच गया यहाँ सैकड़ों या हजारों में। क्यों? क्योंकि इसके पीछे इस कंपनियों का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, वो कहेंगे भैया हम मार्केटिंग पर पैसा खर्च करते हैं, अपनी ब्रांडिंग के ऊपर खर्च करते हैं, ब्रांड वैल्यू है हमारी, इसलिए हम इतना दाम किए हुए हैं, ठीक है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को वहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे। तो वो इसी वजह से उनकी दवाइयाँ महंगी हो जाती हैं। सरकार प्रमोट कर रही है कि डायरेक्ट यही चीज लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाए जेनेरिक रूप में, है ना। तो जेनरिक मेडिसिन अगर ये फॉर्मूला ही डायरेक्ट प्रोवाइड कर दिया जाए तो इलाज तो वो भी करेगा भाई। भाई केमिकल इफेक्ट तो वो भी वही डालेगा जो यहाँ पर ये दवाइयाँ बाकी कंपनियों का डालेंगे। लेकिन सरकार प्रमोट तो कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत क्या है ना, अपने यहाँ अपने भारत में दिक्कत ये है कि दवाइयों को ये देख करके नहीं देखा जाता है कि ये किस रोग के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं। हमारे यहाँ देखा जाता है कि कितनी महंगी दवा है, या किस कंपनी की दवा है, या किस डॉक्टर ने बताई है ना। तो अभी भी मतलब चाहे गांव हो चाहे शहर, मेंटालिटी यही है कि अगर बड़े हॉस्पिटल में गए तो वो जो दवा लिखा होगा एकदम बढ़िया दवा लिया होगा, और सरकारी हॉस्पिटल में जो दवा लिखा होगा वो उतना नहीं। जबकि अगर रियलिटी चेक करोगे, जो सरकारी हॉस्पिटल होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, उसमें नीट जैसे एग्जाम, जो टफेस्ट एग्जाम में एक माना जाता है, वो सब क्वालिफाई करके पहुंचते हैं जो बच्चे, वो बड़े बड़े एमबीबीएस जो वहां से बनते हैं, वो आते हैं, वो गवर्नमेंट अप्लाई करती है उनको, और वो वहां पर नियुक्त होते हैं। जो फेल हो जाते हैं नीट, जो नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, वो विदेश में चले जाते हैं पढ़ाई करने मेडिकल की, और उसके बाद वहां सर्टिफिकेट बनवा करके वहां से आते हैं, यहाँ पर खुद का खोलते हैं इंस्टीट्यूट, खुद का हॉस्पिटल किसी कोई ज्वाइन कर लेंगे प्राइवेट, या फिर खुद का कोई क्लिनिक खोलेंगे, उसके बाद दवाइयाँ देते हैं। तो आप बताओ ज़्यादा टैलेंटेड कौन हुआ, ये जो विदेश से लौटा हुआ है जिस पर टैग लगा है कि लंदन रिटर्न, या फिर ये जो हर एक एग्जाम से क्वालिफाई करके बेल ट्रेनिंग हो करके उसके बाद हॉस्पिटल के थ्रू आया हुआ है। दूसरी चीज़ कि आप ये भी बताएं, सैंपल
सैंपल साइज बहुत बड़ा मायने रखता है कि कोई क्लिनिक में अगर देखता है तो वो पर डे कितना व्यक्तियों को, मरीजों को देख ले रहा है, और कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देख रहा है तो वो पर डे कितने मरीजों को, कितने प्रकार के तरीकों के, कितने प्रकार के सैंपल्स को देख रहा है। तो ये भी डिपेंड करता है कि एक्सपीरियंस कितना किसका ज़्यादा है। खैर, मेंटालिटी तो हम लोग बदल सकते नहीं हैं, ठीक है। अगली बार जब भी कोई बीमारी हो तो कोशिश करना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने की, ठीक है। और हाँ, ये साफ सफाई वाला मत बताना, वहाँ भी साफ सफाइयाँ होने लगी हैं। खैर, 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य यहाँ पर रखा है केंद्र सरकार ने देश भर में 2027 तक के लिए। तो ये तो जेनरिक मेडिसिन के लिए था, ठीक है। कभी कभी कुछ कुछ एग्जाम्पल्स लंबे हो जाते हैं। तो देखो, ये 7 मार्च को जेनरिक औषधि दिवस और 1 से 7 मार्च को जन औषधि सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी। इस बार की थीम है दाम कम दवाई उत्तम, लो प्राइस गुड मेडिसिन। अगला, ये प्रमुख दिवस हैं, आज रिवीजन करेंगे हम लोग। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, 1 मार्च को ही शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस और 1 से 7 मार्च जन औषधि सप्ताह मनाया गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन, किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरने वाला दूसरा प्राइवेट अंतरिक्ष यान बना? ब्लू घोस्ट ये प्राइवेट कंपनी द्वारा, प्राइवेट एजेंसी द्वारा भेजा गया है और ये अब उतर गया है कहाँ पर? चंद्रमा पर। कहाँ का है? ये भी अमेरिका का है। अमेरिका का ही दोनों था जो पहुंचा वहां पर। और अब देखो, अब तक क्या थे कि हम लोग ये कहते थे कि भाई 4 देश पहुंचे हैं, चलो जापान जोड़ लें, 5 देश पहुंचे हैं चंद्रमा पर। अब प्राइवेट स्पेस एजेंसियां भी पहुंचने लगी हैं, ठीक है। तो प्राइवेट स्पेस एजेंसियों में अभी एक एक कंपनी है। कौन सी कंपनी है? फायरफ्लाई। तो फायरफ्लाई एरोस्पेस का ब्लू घोस्ट लैंडर ये भी चांद पर जाकर उतर गया अच्छे तरीके से, ठीक है। तो 3 मार्च की, भाई देखो, जैसे आपको पता है कि अ, अब सहयोग भी खुला रहता है कि मतलब कभी इसरो भी है, कभी नासा सहयोग ले रहा है, कभी किसी और से सहयोग ले ले रहा है, जो भी जरूरत पड़ रही है। ऐसी प्राइवेट कंपनियां जो हैं, प्राइवेट स्पेस एजेंसियां हैं, खासकर अमेरिका में, उनको नासा सपोर्ट कर देता है हर मामलों में। तो सपोर्ट मिल जा रहा है, उसके बाद अगर फंड भी है 400-500 करोड़ में, जब इंडिया का पहुंच जा रहा है तो फिर 1,000-1,500 करोड़ खर्च करता है कोई, और पहुंच जाता है वहां पर भी, ठीक है। कोई भी प्राइवेट एजेंसी पहुंच सकती है, ठीक है। तो अमेरिका की तो खास करके अब वहाँ की प्राइवेट एजेंसियां काफी तेजी से ग्रो भी हो रही हैं। तो ड्रिलिंग परीक्षण ये करेगा, सतह का अध्ययन करेगा, धूल न्यूनीकरण करेगा और सौर ग्रहण की इमेजिंग करेगा। चलो, ये सब तो करेगा। अपना चंद्रयान क्या किया? चंद्रयान 3 जो गया हुआ था, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था, उसने क्या किया है? उसने बहुत बड़ा काम कर दिया है। उसने जो सैंपल्स भेजे, जो डाटा भेजे थे वहां से ना, तो भारत के कुछ यूनिवर्सिटीज, पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे, ये सब मिल करके एक मैप तैयार किए हैं, मानचित्र तैयार किए हैं। किसका? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का। तो दक्षिणी हिस्से का जो मैप बनाया गया है, अब तक का सबसे डिटेल्ड मैप है, और ये देन है चंद्रयान 3 की, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो अभी ये जो भेजा गया है 10 पेलोड लेकर गया हुआ है, और लगभग 14 पृथ्वी दिनों तक या एक चांद दिन तक ये भी रहेगा, क्योंकि मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था चंद्रयान वाली भी, कि वहां पर 1 मून डे जो होता है ना, वो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। उसके बाद रात होती है, तो 14 दिन तक रात होगी, 14 दिन तक दिन होगा। तो जब 14 दिन की रात होती है ना, टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, तो हर एक चीज जो भी रहेगी वहां पर पूरा बर्फ जम जाता है। जब पूरा बर्फ जम जाता है तो जो भी चीज रहता है सिस्टम, वो खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। तो 14 दिन पृथ्वी के एक दिन तक ये यहाँ पर ऑपरेशनल अवधि इसकी भी रहेगी। अपना भी चंद्रयान 3 भी 14 दिन तक ही रहा था। तो केवल लैंडर गया है, कोई रोवर नहीं गया हुआ है। इससे पहले पिछले साल प्राइवेट कंपनी इट्यूवी मशीन्स का ओडिसिस लैंडर गया हुआ था, तो ये पहला बना था और ये दूसरा बना है। प्राइवेट एजेंसी में बात कर रहे हैं। अगला, हाल ही में किसने विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने विविधता का अमृत महोत्सव इसका उद्घाटन किया है। कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन में, ठीक है ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रपति भवन में दूसरा संस्करण था ये, 5 मार्च को इसका उद्घाटन किया गया। उद्देश्य क्या था? भारत की जो कल्चरल जो विरासत है, विविधता है, डाइवर्सिटी है, उसको शोकेस करना और जो कारीगर हैं उनको सशक्त बनाना, ठीक है। तो इस बार का आयोजन दक्षिण भारत के राज्यों पर फोकस था, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में, और केंद्र शासित प्रदेशों लक्षद्वीप और पुडुचेरी पर केंद्रित था। आगे देखते हैं, हाल ही में प्रित्जकर पुरस्कार किसने जीता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। प्रित्जकर पुरस्कार ये वास्तुकला का नोबेल कहा जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, वास्तुकला के लिए दिया जाता है। प्रित्जकर पूछा जाएगा तो वास्तुकला बताना, और पुलित्जर पूछा जाएगा तो क्या बताओगे?
प्रित्जकर पूछा जाएगा तो वास्तुकला बनाना। पुलित्जर पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? तो आप बताओगे मीडिया के लिए, ठीक है, मीडिया के लिए, या मीडिया को हिंदी में क्या कहते हैं? मीडिया हिंदी में क्या कहेंगे मीडिया? चलो मीडिया में लिख दे रहा हूँ, पत्रकारिता, ठीक है, तो पत्रकारिता के लिए दिया जाएगा, पत्रकारिता के लिए दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है। तो ये पत्रकारिता का सबसे बड़ा और ये वास्तुकला का सबसे बड़ा होता है, मिलता जुलता नाम है इसलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने लिख दिया है। तो इस बार का पुरस्कार किसे मिला है भाई? इस बार का मिला हुआ है किसे? लियू जियो जियाकुन को, लियू जियाकुन को इनको मिला है आर्किटेक्चर का प्राइज, ठीक है, आर्किटेक्चर का नोबेल भी इसे कहते हैं। तो लियू जियाकुन जो हैं जो चीन के हैं, ये अपने करियर का अधिकांश समय अकादमिक इमारतों, संग्रहालयों, सार्वजनिक स्थानों इन सबको डिजाइन करने में बिताया है, ठीक है, नहीं चीन की दीवार ये नहीं बनाए थे। तो लियू की फर्म है जियाकुन आर्किटेक्ट्स, इसने चीन में 30 से ज्यादा परियोजनाएं पूरी करी हुई हैं। प्रित्जकर पुरस्कार 1979 में शुरू किया गया था हयात फाउंडेशन के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस फाउंडेशन ने प्रित्जकर पुरस्कार की शुरुआत की है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना, हयात फाउंडेशन ने, ठीक है। अगला, फरवरी 2025 में किसके द्वारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? विश्व सतत विकास, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, इसका उद्घाटन इन्होंने किया हुआ है। भूपेंद्र यादव इनॉग्रेट्स वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025, एम्फेसाइज इंडियाज लीडरशिप इन क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन में हम लोग काफी चीजें कर रहे हैं, है ना, और काफी बढ़ चढ़ के भी हिस्सा लेते हैं, चाहे वो पेरिस जलवायु समझौते का मामला हो या फिर आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मामले में देख लो इंडिया का नेतृत्व, ठीक है, और भी चाहे कॉप कॉप का जो भी कॉन्फ्रेंस होता है उसमें भी भारत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। खैर, विश्व सतत विकास सम्मेलन है, केंद्रीय मंत्री ने इसका उद्घाटन किया नई दिल्ली में 5 से 7 मार्च तक आयोजित किया गया। थीम क्या थी? पार्टनरशिप टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सिचुएशन सॉल्यूशन, ठीक है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजन किया गया। तेरी अभी भुगतान सुरक्षा समिट हुआ था मुंबई में, संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों के लिए सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ हुई? भोपाल मध्य प्रदेश में, और सोल लीडरशिप सम्मेलन ये नई दिल्ली में हुई, और ट्रांसजेंडर का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन अजमेर हुआ। अच्छा, ये मध्य प्रदेश का था, भोपाल वाला जो हुआ, ठीक है, मध्य प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। सभी राज्यों ने अपना अपना किया हुआ है, कर रहे हैं। 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ओमान में किया गया, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ। विश्व सरकार सम्मेलन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट मोस्ट इंपॉर्टेंट दुबई में हुआ। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर में हुआ। अपनी ई बुक है, ई बुक में सब कुछ चैप्टर वाइज दिया गया है। अगर आप खेल खिलाड़ी पुरस्कार सम्मान ये सब सब जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो ये आप ई बुक में प्राप्त कर सकते हो एक ही जगह पर। ऐसी अपनी पुस्तक है, अगर हार्ड कॉपी आपको लेनी है तो हार्ड कॉपी इसको ले लो, मंगा लो, और यहाँ से आपका पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। अभी जो लोग जेई क्वालिफाई किए हैं तो उसमें करंट अफेयर पूछा ही जाएगा, और रेलवे है तो 1.5 साल से पुराना पूछेगा ही। तो आप 2024-25 का ये पूरा बुक ऑर्डर कर सकते हो, अभी लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है, फटाक से ऑर्डर करो इसको, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिससे आप चैप्टर वाइज प्रश्नोत्तर माध्यम में इसको तैयार कर लो, आपका 15 नंबर फिक्स हो जाए, ठीक है जी। चलिए, मतलब 15 में सब करंट अफेयर नहीं रहेगा, 10 नंबर आपका फिक्स हो जाए। तो ऐप पर आपको बाकी ई बुक वगैरह मिल जाएगी। वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक हाई नेट वर्थ व्यक्तियों के मामले में भारत का स्थान क्या था? तो दुनिया के सबसे अधिक हाई नेट वर्थ वाले व्यक्तियों के मामले में भारत का स्थान रहा चौथा। हाई नेटवर्थ, ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा नेटवर्थ वाले व्यक्ति कहाँ कहाँ पर हैं? तो देखो अपने पास दो लोग वैसे ही बैठे हैं, एशिया के दो धनी सबसे, अडानी और अंबानी, है ना। 19वीं वेल्थ रिपोर्ट आई तो भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। अब इसमें पूरे पूरा वैश्विक धन केंद्र मतलब जहां पर हाई नेटवर्थ वाले लोग ज्यादा रह रहे हो, ऐसी रिपोर्ट है। अमेरिका में सबसे ज्यादा, फिर चीन में है, तीसरे पे जापान है, और चौथे पर है अपना प्यारा भारत, ठीक है ना, भारत है। अरबपतियों की संयुक्त संपत्ति के मानदंड पर ये किया गया है। देश में अरबपतियों की संख्या 191 हो गई है। अगला, उत्तराखंड में सोनप्रयाग के केदारनाथ तक, सोनप्रयाग से केदारनाथ तक कितने किलोमीटर की रोपवे परियोजना के विकास को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई? तो सोनप्रयाग से केदारनाथ जो दूरी थी 36 किलोमीटर की दूरी थी, और ये दूरी बहुत कम हो जाएगी, अब लगभग देखो 12.9 किलोमीटर की ये रोपवे परियोजना शुरू की गई है, ठीक है।
तो अब इसके लिए कॉस्ट आएगा 6,811 करोड़ रुपए। तो 15,000 फीट के ऊपर रहेगा ये समुद्री तल से, इतनी ऊंचाई पर। रोपवे सेवा आप जानते हो ना, ये जो ट्रॉली वाला देखते हो वही होता है रोपवे सेवा। तो 4,081 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं 12.9 किलोमीटर की रोपवे सेवा के लिए। तो इसकी डिजाइन क्षमता है प्रति घंटे प्रति दिशा में 1800 यात्रियों को ले जाने की, प्रतिदिन 18,000 यात्रियों को ये ले जा सकेगी। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये किया गया है। ठीक है, चलिए अगला। अब उत्तराखंड आया है, तो आज देख लेते हैं उत्तराखंड। यहाँ पर रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड साथियों ये 9 नवंबर को अलग हुआ था सन 2000 को, 13 जिले लेकर के। आज भी यहाँ पर 13 ही जिले हैं, है ना। 13 जिले लेकर के अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से। उत्तरांचल पहले कहा जाता था, 2007 में इसका नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया। 2007 भी याद रखना, उत्तराखंड किया गया। ठीक है। देहरादून इसकी विंटर कैपिटल है, गैरसैंण इसकी समर कैपिटल है। और पुष्कर सिंह धामी बीजेपी पार्टी से सीएम है, गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। भीमताल, नैनी झील, सप्तऋषि कुंड, नैनीताल, सात ताल, माता ताल, राकस ताल, ये सभी ताल झीलें हैं यहाँ पर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। ये 1936 में बना था। और इसके इससे संबंधित 2 पॉइंट और जानिएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। फिर बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट किया गया, और अभी रिसेंटली इसका नाम फिर बदल दिया गया है। इसका नाम अब कर दिया गया है रामगंगा। तो रामगंगा नेशनल पार्क है ये, क्यों? क्योंकि रामगंगा नदी के किनारे है। राजा जी उद्यान है यहाँ, ठीक है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। मानव नीति लिपुलेख 3 प्रमुख दर्रे हैं, ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव नीति लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा ही है जिस पर कब्जा मतलब नेपाल दावा अपना कहता है। छपेली छोलिया हारुल गढ़वाली एक प्रमुख लोक नृत्य है। अगला, बाकी इधर अब देख लो, विधानसभा में 70 सीटें हैं, 5 लोकसभा में और 3 राज्यसभा में जाती हैं। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार मार्च 2025 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे खेलो इंडिया विंटर गेम्स होते थे, खेलो इंडिया यूथ गेम होते थे, अब ऐसे खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी होंगे। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये होगा नई दिल्ली में, ठीक है ना। तो नई दिल्ली में होगा मार्च में, 20 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलने वाला है। तो अब इसमें देखिए बहुत सारे मेडलिस्ट रहेंगे जो पेरिस में पेरिस ओलंपिक वगैरह में जीते भी हैं। तो खैर ऐसे ओलंपिक में जो पैरा एथलीट है, पैरालंपिक में खिलाड़ी तैयार हो सके आने वाले के लिए, इसीलिए आयोजित किया जाता है। तो दूसरा संस्करण है इसका, ठीक है ना। खेलो इंडिया मिशन का ये भी हिस्सा है। पैरा टेबल टेनिस स्पर्धा है, 20 से 27 मार्च तक होंगी। चलिए अगला। अच्छा, इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ होगा? बिहार में होगा, ये भी ध्यान रखना। गवर्नमेंट ई मार्केट जीईएम का सीईओ नियुक्त किया गया, किसे? तो गवर्नमेंट ई मार्केट का सीईओ नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में, किसको? अजय भादु को। अजय भादु को, देखिए अजय भादु अपॉइंटेड द सीईओ ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अगस्त 2024 में अतिरिक्त सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। वर्तमान में वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं, और इनको नियुक्त किया गया है जीईएम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है। जीईएम 2016 को लॉन्च किया गया था 9 अगस्त को। अगला, ये कुछ और प्रमुख नियुक्तियां हैं जो मैंने कहा था आपको याद रखना है, रिवीजन करना है। अभी कल रिवीजन कराया गया था, लेकिन आज फिर कराया गया जाएगा। मनन कुमार मिश्रा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया 7वीं बार। तुहिन कांत पांडे ये बन गए सेबी के चीफ। फर्नांडो फर्नांडीज यूनिलीवर के सीईओ बने हैं। शक्तिकांत दास पीएम मोदी के दूसरे प्रधान सचिव बने हैं। सलीला पांडे ये से एसबीआई कार्ड की एमडी सीईओ बने हैं। ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। चरणजोत सिंह नंदा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के अध्यक्ष। तुलसी गबार्ड अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी की ये निदेशक बनी हुई हैं। और मैमून आलम ये बने हैं इस्पात मंत्रालय में निदेशक। अगला, हाल ही में किस देश के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट में से संन्यास की घोषणा की? भाई ऑस्ट्रेलिया हार गया भारत से, तो स्टीव स्मिथ संन्यास ले लिए। तो स्टीव स्मिथ जो है ये संन्यास लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया के ये बल्लेबाज थे, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात यह है गेंदबाजी से डेब्यू किए थे और बल्लेबाज बन गए, जबरदस्त बल्लेबाज, आज सब लोग बल्लेबाज के रूप में जानते हैं। तो 4 मार्च को ये चैंपियंस ट्रॉफी हारने के बाद सेमीफाइनल ये एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए, 35 वर्ष के हैं, और टी20 खेलेंगे, टेस्ट भी खेलेंगे, ठीक है। 2015 और 2021 दोनों में ऑस्ट्रेलिया पुरुष वनडे ऑफ द ईयर इन्हें चुना गया था, और दोनों में ये जीते भी थे, जिताए भी थे अपने देश को। ऑस्ट्रेलिया ही सबसे ज़्यादा आईसीसी ट्रॉफी रखा है अपने पास।
खैर इस बार देखना होगा अब 9 तारीख को कौन जीतता है। भारत और न्यूजीलैंड टीम दो फाइनल में है। तो फाइनल को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में जाने इससे पहले आप ये जान लो कि चारों टीमें कौन है जो सेमीफाइनल फाइनलिस्ट थी। कभी कभी सेमीफाइनल से भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो सेमीफाइनलिस्ट कौन कौन सी थी भाई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की? तो भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका आप भूल सकते हैं, उसको याद रखना, ठीक है। ये हो गई चार। कौन इस बार आयोजक रहा? तो पाकिस्तान और दुबई मतलब यूएई दोनों संयुक्त आयोजक रहा, ठीक है। हाइब्रिड मोड में आयोजन किया गया। पाकिस्तान को मिली थी मेजबानी, लेकिन भारत वाले मैच वहां खेलने की बात हुई थी। अब इस्तीफा और संन्यास को हम लोग रिवाइज करेंगे, किन किन लोगों ने हाल फिलहाल में संन्यास या इस्तीफा लिया है। तो सिमोना हालेप जो है ये टेनिस से संन्यास लिए हैं। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए हैं। कोई अगर पद पर है तो वो इस्तीफा देगा, कोई अगर खिलाड़ी है तो वो संन्यास लेगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। अनुराग मेहरोत्रा ये टाटा मास्टर्स के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए हैं। प्रजनेश गुणेश्वरन टेनिस से संन्यास लिए हैं। रिद्धिमान साहा क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लिए। रानी रामपाल महिला हॉकी टीम से कप्तान से संन्यास लिए। दीपा कर्माकर प्रतिस्पर्धी जिम्नास्टिक से। राफेल नडाल टेनिस से। लुइस सुआरेज ये फुटबॉल से, उरुग्वे के हैं। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। लास्ट डे का क्वेश्चन देख लो। लास्ट डे मैंने पूछा था कि किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, फिर बिहार में। आप ऐसे जान लो कि जहां जहां पर ज्यादा मात्रा में गंगा नदी बहती है वहां वहां पर ज्यादा है, ठीक है। आईआरसीटीसी और आईआरएफसी के नवरत्न कंपनी के बनने के बाद कुल कितनी नवरत्न कंपनियां हो गई हैं? तो 26। आर आज आपको क्या बताना है? आज बताना है दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? आनंदा डेयरी द्वारा विश्व का सबसे बड़ा पनीर स्लैब बनाया गया, इसका वजन कितना है? दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता होगा डिटेल से जरूर आंसर करना। कल की वीडियो देखे होगे तो जरूर आंसर कर ले जाओगे। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।